जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू की थी। कुछ दिन से क्लास नहीं आ रही थी, तो घर में कुछ फंक्शन था, इसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, आज से आपकी क्लास नियमित समय पर पर डे चलती रहेगी। बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने हिंदी भाषा कंप्लीट किया था और वर्णमाला पूरा कंप्लीट किया था। आज जो हम लोगों का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, नया चैप्टर जिसका नाम है समास। समास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चनों बनते हैं और आते हैं। ठीक है, तो आज मेरा जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है क्या? समास। देखिए, जब समास की बात करते हैं जब समास की बात करते हैं तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और एक आस। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है सम और एक बना है आपका आस। ठीक है, कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और एक आस। अब सम का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? सम की मतलब की बात करें तो सम का मतलब होता है आपका संक्षिप्त और आस का मतलब होता है आपका कथन। याद रखिएगा, समास दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक बनता है सम और एक बनता है आस। सम का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, और आस का मतलब क्या होता है आपका? कथन। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, समास किसे कहते हैं? आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि समास किसे कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द समास कहलाता है। नए सार्थक शब्द नए सार्थक शब्द क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में समझ गए कि समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब बात करते हैं, समास के अलावा होता है एक समस्त विग्रह। समस्त विग्रह। अब समस्त विग्रह किसे कहते हैं? अब देखिए, धीरे धीरे सारे पॉइंटों को पढ़ेंगे, एक एक चीजों को पढ़ेंगे, कहीं से छोड़ेंगे। जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं भैया, याद रखिएगा। कितने लेवल से? जीरो लेवल से। बात करते हैं समस्त विग्रह की। विग्रह मतलब समझते हैं? विग्रह मतलब होता है किसी चीज को व्याख्या करना, किसी चीज को बड़ा करना। ठीक है, तो बात करते हैं समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, समस्त पदों के समस्त पदों के सभी पदों को समस्त पद के सभी पदों को समस्त पद होगा, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। समझ में आ गया? देखिए, अब बात करते हैं आगे। जैसे कि समास विग्रह की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल होता है आपका, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसे कहते हैं नीलकमल। क्या कहते हैं? पहला एग्जाम्पल इसका लेते हैं। जैसे बात करते हैं नीलकमल। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है? समस्त पद है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं?
समस्त पद कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं समस्त पद। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विग्रह करेंगे, यानी कि इसके अलग अलग पदों में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, नील है जो कमल, नील है जो कमल। इसकी अगर विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसकी विग्रह जो करेंगे वो निकल के आएगा नील है जो, नील है जो कमल। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया समास विग्रह। ये क्या हो गया मेरा, समास विग्रह। ठीक है, ये क्या हो गया आपका समास विग्रह। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल लेके, अगर समझना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे चौराहा, क्या होता है, चौराहा। चौराहा की बात जब करते हैं, चौराहा, ये क्या है मेरा, ये है, आप सबको पता हो गया कि ये है मेरा समस्त पद। क्या है मेरा, ये है मेरा समस्त पद। अब बात करते हैं इस चौराहा। चौराहा देखते हैं गाँव में देखे जाते हैं चौराहा, बाहर में देखे जाते हैं जिसको कहते हैं गोलंबर। ठीक है, बाहर में क्या कहते हैं, गोलंबर कहते हैं। चौराहा का मतलब होता है जहाँ से चार रास्तों को गुजरता है, चार प्रकार के रास्ते मिलेंगे, कभी एक उत्तर, एक पूरब, एक पश्चिम, एक दक्षिण, उसी को कहते हैं चौराहा। तो चौराहा का जब भी विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा, चार राहों का क्या होगा, चार राहों का समूह। क्या होगा इसका, चार राहों का, चार राहों का समूह क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। देखिए ये क्या हो गया, ये इसका हो गया क्या, समास विग्रह। क्या हो गया इसका, समास विग्रह, इसे कहते हैं समास विग्रह। समझ में आ गया। देखिए बात करते हैं, एक बार समझते हैं समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और एक आस। ठीक है, सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। ठीक है, समास किसे कहते हैं, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहलाता है। समास, समस्त विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे बात करें कि नील कमल, नील कमल ये क्या है, ये मेरा समस्त पद है। बात करते हैं इसकी अगर विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, विग्रह करना मतलब किसी भी चीज को अलग अलग तोड़ना। ठीक है, यानी कि उसको बड़ा करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्याख्या करना, क्या हो जाएगा, नील है जो कमल, ये मेरा क्या हो गया, समास विग्रह। चौराहा, चौराहा क्या है, समस्त पद जिसको कहते हैं चार राहों का समूह। जो चौराहा का मतलब ही होता है चार राहों का समूह, जहाँ से चारों दिशाओं का रास्ता गुजरे उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, उससे पहले एक चीज नोट में नोट कर लीजिएगा। एक चीज नोट में मैं लिखा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, नोट में लिख दीजिएगा। ठीक है, नोट में लिख दीजिएगा, समास का विलोम व्यास है। समास का विलोम है व्यास। क्या है, समास का विलोम क्या है, व्यास। याद रखिएगा, समास का विलोम है क्या, व्यास है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम हमेशा याद रखिएगा, समास का विलोम क्या होता है, आपका व्यास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बातें करते हैं। चलिए अगला बात करते हैं कि अगला मेरा पॉइंट है, क्या है कि समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, समास की जब रचना कीजिएगा ना भैया, जब भी समास की रचना कीजिएगा तो दो पद निकल के आएंगे, एक पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ठीक है, कौन पद, एक पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। समास रचना में यहाँ पर अगला पॉइंट है कि समास रचना में
प्रायः दो पद होते हैं। क्या पद होते हैं? दो पद होते हैं। ठीक है, पहला होता है मेरा पूर्व पद और दूसरा होता है मेरा उत्तर पद। क्या पद होता है? उत्तर पद। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पूर्व पद कौन होता है और उत्तर पद कौन होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल क्या लिखा, जैसे कि इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि राजपुत्र। ठीक है, अब राजपुत्र की बात करते हैं तो इसमें आपको पूछागा कि पूर्व पद कौन है और उत्तर पद कौन है, तो क्या बताओगे? इसे बताओ, पूर्व पद कौन है, उत्तर पद कौन है? तो पूर्व पद मतलब होता है पहला। ठीक है, उत्तर पद मतलब होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि उत्तर दिया जा रहा है, जिसके बारे में जिसका आंसर दिया जा रहा है उसे कहते हैं उत्तर पद। जब बात करते हैं पूर्व पद की, तो इसमें राज जो होगा ना, पहला राज क्या हो जाएगा आपका? पूर्व पद। क्या हो जाएगा आपका? पूर्व पद। ठीक है, उसके बाद पुत्र क्या हो जाएगा आपका? पुत्र हो जाएगा आपका उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए उत्तर पद किसे कहते हैं? उत्तर पद की मतलब क्या हो गया? राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, यानी कि राजा के पुत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर उत्तर पद आएगा कौन सा? सेकंड वाला, यानी कि पुत्र वाला। पहला क्या आएगा आपका? राज क्या आएगा आपका? पूर्व पद आएगा। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं आगे, समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। याद रखिएगा, समास की जब प्रक्रिया कीजिएगा, समास की प्रक्रिया में पदों की बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्ति क्या होती है? लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी लुप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जैसे सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ क्या? राजा का, क्या लिखा हमने? राजा का पुत्र। क्या कर रहा है? समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है। देखिए ये मेरा क्या है? ये मेरा है विग्रह, राजा का पुत्र। ये क्या है? मेरा विग्रह है। लेकिन अगर इसको समास में ले जाएंगे ना, तो इसकी बीच की विभक्तियां क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। लुप्त होने का मतलब क्या है कि जैसे इसको क्या लिखेंगे? राजपुत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राजपुत्र, यही लिखेंगे ना। देखो इसमें का आ और का लुप्त हो गया, हट गया ना, इसी को कहा जाता है समास प्रक्रिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? बीच की जो भी विभक्तियां होगी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक और चीज निकल के आता है कि यहाँ की विभक्तियां लुप्त हो जाती है, कुछ विकार आ जाता है। यहाँ की विभक्तियां लुप्त होने के बाद कुछ विकार आ जाता है। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मेरा है क्या? घोड़े का सवार। घोड़े का सवार क्या है? घोड़े का सवार। अब इसमें देखिए घोड़े का सवार को क्या लिखेंगे? जो घोड़ा को सवारी करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं घुड़सवार। क्या कहते हैं? घुड़सवार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अब देखिए इसमें क्या हो गया? घो के जगह पर घू आ गया, आया ना। पहले क्या था? घो था, उसके जगह पर क्या आया? घू आया। क्या हुआ? कुछ विकार आ गया कि नहीं आ गया? इसी को कहा जाता है समास प्रक्रिया। ठीक है, इसके बारे में आगे चलते हैं तो विशेष तरह से समझोगे, समझने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आगे की चर्चा करते हैं, आगे के बातों को ध्यान में देते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे की चर्चा करते हैं, समास के कितने भेद होते हैं? सबको पता है समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं आपके 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सबको पता है कौन कौन से अव्ययभाव,
कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्री, 6 प्रकार की समास होती है। ठीक है, इसको नोट करिए। पहला पॉइंट पर चलते हैं। पहला समास होता है मेरा क्या, अव्ययभाव समास। कौन सा समास, अव्ययभाव समास के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, समास के 6 पद होते हैं। 6 पद कौन कौन से, अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। ठीक है, ये 6 प्रकार की समास होती है। अब बात करते हैं, पहला समास जो होता है वो होता है अव्ययभाव समास। पहला समास कौन सा होता है, अव्ययभाव समास। तो पहले समास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले समास कौन सा, अव्ययभाव समास थी, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखिए, अव्ययभाव समास की बात करते हैं तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो और उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। लिखिएगा, जिस समास का पहला पद जिस समास का पहला पद जिस समास का पहला पद पूर्व पद एवं अव्यय तथा प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय तथा प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, अव्ययभाव समास की पहचान क्या है, बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारे टीचर नहीं बता पाते हैं कि अव्ययभाव के समास जब एग्जाम में पूछा जाता है कि अव्ययभाव समास इनमें से कौन कौन है, तो उसकी पहचानों को नहीं बताया जाता है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, इसकी पहचान के बारे में समझ लीजिए कि इसकी पहचान क्या क्या चीज़ है। जैसे कि इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसका पहचान ये होगा, इसका पहला पद में जो भी आएगा ना, पहला मैं बता रहा हूँ वो होगा अव्यय। इसका पहला पद कौन कौन सा आएगा, इसका पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, क्या क्या, अनु, आ, प्रति, यथा, यावत, अनु, आ, प्रति, यथा, यावत, हर, ये सब क्या है, ये सब इसका पहचान है। हर और आदि, ये सब क्या है, ये सब इसका क्या है, आपका ये पहचान है। किसका, अव्ययभाव समास की। जब बात करते हैं, कुछ चीज़ों को हम लिखते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा, सही ढंग से समझने का प्रयास। जैसे कि हमने लिखा, पहला लिखा पूर्व पद। ठीक है, देखिएगा, आराम से देखिएगा इसकी। जैसे को पहला क्या लिखा, पूर्व पद अव्यय। ठीक है, उसके बाद दिया मैंने प्लस का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, प्लस का चिन्ह। उसके बाद लिखा उत्तर पद। कौन सा पद, उत्तर पद। ठीक है, उसके बाद दिया इक्वल टू, क्या दिया, उसके बाद बराबर, उसके बाद समस्त पद, उसके बाद विग्रह, उसके बाद दिया समस्त पद और उसके बाद दिया मैं क्या, विग्रह। अब समझिए, क्या समझोगे, देखो भैया, सही से समझो। अब समझो, देखो, जैसे बात करते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला पूर्व पद में लिखते हैं प्रति, क्या लिखते हैं, प्रति जोड़ दी इक्वल टू क्या होगा, सबको पता है, प्रति जोड़ दिन क्या होता है, प्रतिदिन। समस्त पद क्या बनेगा, प्रतिदिन। अब देखिए, अब इसका विग्रह करेंगे। विग्रह में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बात बताओ, प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा, प्रति मतलब क्या होता है, ये इसके बारे में बताओ। बात करते हैं प्रति,
प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब प्रत्येक होता है। क्या होता है आपका? प्रत्येक होता है, सबको पता है। तो इसका क्या विग्रह बनेगा? प्रत्येक दिन। क्या बनेगा? प्रत्येक दिन। क्या विग्रह बनेगा आपका? इसका प्रत्येक दिन। ठीक है, अब देखिए इसकी सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए बहुत सा इजी सा सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी बात करें तो SSCGD में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि बेसिक ग्रामर, बेसिक व्याकरण के बारे में, और बेसिक हिंदी के बारे में चर्चा करेगा। हिंदी के बारे में जब भी चर्चा करेगा तो व्याकरण से पूछेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन देगा, 40 नंबर की बातें है भैया, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बताया तो था 80,000 वैकेंसी आ रहा है, लेकिन आया 28,000 कुछ समथिंग में आया हुआ है। शायद लास्ट डेट था कल। अभी तो 2:34 हो रही है टाइम, रात की 11 तारीख हो गई, 2:34 हो रही है अभी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब पूरी लाइफ बना देती है। तो बहुत संभल के पढ़ाई कीजिएगा इस बार, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, आ जोड़ जन्म। क्या लेते हैं? आ जोड़ जन्म। बात करते हैं आ जोड़ जन्म इक्वल टू। अब देखिए इसके बारे में समस्त पद तो हर कोई बना लेगा, समस्त पद में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। आ जोड़ जन्म का मतलब होता है आ जन्म। क्या होता है? आ जन्म। अब देखिए, अब इसका विग्रह बनाने की बात होती है। आ जन्म, आ जन्म के मतलब क्या होता है? जन्म से लेकर। क्या होता है? आ जन्म के मतलब ये होता है जन्म से लेकर। ठीक है, जन्म से लेकर की बात करते हैं, जन्म से लेकर क्या होता है? आ जन्म। ठीक है, अब देखिए अव्यय भाव समास में ना इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? एक तो इस टाइप से पूछ सकता है कि पूर्व पद कौन है, उत्तर पद कौन है। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। उसके अलावा इस प्रकार के समस्त विग्रह पूछ सकता है कि इसका विग्रह इनमें से कौन होगा, वो वाले पूछ सकते हैं। क्योंकि अव्यय भाव समास में इसी टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ों को, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा टाइम दे पढ़ाई पे। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर दोगे तो बहुत सारी वैकेंसी अभी भी आने वाली है, जिसके बार यूपी पुलिस तो आया हुआ है ही, SSCGD बिहार पुलिस तो है ही, एग्ज़ाम भी हुआ था, और आने वाले में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेहतर नॉलेज रखिएगा। सारे सब्जेक्टों को नॉलेज, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदी व्याकरण पढ़ने से जॉब थोड़ी हो जाएगी। सारे सब्जेक्टों के बारे में टाइमिंग के हिसाब से आप कोशिश कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है अभी के समय में। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि ज़्यादातर पढ़ने का, और ज़्यादा बंद कर दो भाई, 2-3 महीने 4 महीने अपने आप को, सारे चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, तो ये समझ गए अव्यय भाव समास किसे कहते हैं? इसका पहला पद पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय भाव, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि पूर्व पद कौन होता है और उत्तर पद कौन होता है, इसके बारे में भी आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करने का मतलब यह है कि तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करते हैं। किस समास के बारे में चर्चा करते हैं? तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, दूसरा कौन सा समास है इसका? तत्पुरुष समास। पहला था अव्यय भाव और दूसरा है तत्पुरुष समास। आज से आपका वीडियो पर डे आती रहेगी, लेक्चर पर डे आता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई घर में फंक्शन था, शादी थी बहन की, इसीलिए आपका वीडियो 7-8 दिन नहीं आ पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज से कंटिन्यूस सारी वीडियो आपकी मिलती रहेगी, पूरा हिंदी व्याकरण के कंप्लीट सिलेबस के साथ, 0 से लेके अपर लेवल तक की। ठीक है, आप मिला सकते हो क्लास की, जितने भी क्लास अभी तक एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। पहले भी पढ़ाया है, तो पहले वाली वीडियो को छोड़ के उससे बेटर अभी इस बार जो पढ़ा रहे हैं, इस बार बहुत ज़्यादा बेटर पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि पढ़ने का,
प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के समय में ना एक बात बताते हैं कि लोग आपको ना समाज में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक मिलेंगे पॉजिटिव, एक मिलेंगे निगेटिव। जब आप किसी चीज़ की तैयारी करने जाते हो ना तो दो तरह के लोग आपसे मुलाकात होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव, जिसको कहते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। अब एक बात बताओ, घर में सबकी लाइटें जलती है, बिजली जलती है ना, उस दोनों में भी प्लस और माइनस की काम होती है। जब बिना और प्लस और माइनस की घर की लाइटें नहीं जलती है, घर में रोशनी नहीं होती है, तो आपके जीवन में रोशनी होगी? कभी नहीं होगी, ठीक है। इसके बारे में, क्योंकि अगर समाज में चाहे व्यक्ति ऐसे मिल रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जब रोशनी करने की बात आती है तो प्लस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों काम आता है। समझ में आ गया? तो कभी भी डीमोटिवेट होने का प्रयास मत कीजिएगा, कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि हम डीमोटिवेट हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अगले बात करते हैं तत्पुरुष समास की, ठीक है। उसके पहले एक बात बता दें कि जब भी कभी भी कोई ऐसा इंसान आपके, बार बार इस चीज़ों को मैं दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ कि किसी की गलती की वजह से किसी को सज़ा देना सबसे बड़ी, शायद वो सही नहीं लगता है, वो शायद अच्छा नहीं लगता है कि अगर जब आपकी और हमारी या किसी भी चीज़ की, जब कोई व्यक्ति किसी भी समय में आपकी मदद करता है, हर टाइम देता है, समय देता है, हर चीज़ देता है, और किसी की बात की वजह से अगर बुरा लग जाता है, या फैमिली के पर्सन क्यों ना हो, ठीक है, तो उस चीज़ों को आप दोनों या हम दोनों बैठ कर सोल्व कर ले तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और दूसरे की वजह से किसी को सज़ा देना शायद ये उचित नहीं होती है, क्योंकि कहावत है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलती होगा क्या करोगे, ऐसे इंसान जाने के बाद पता चलता है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जब इंसान चला जाता है तो पता चलता है कि उसकी गलती होगी, कि उसकी अहमियत कितनी थी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस सब चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए, ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर करियर बनाने वाला, साथ देने वाला हो तो शायद 1000 गलती भी माफ़ कर दो, चलता है। तो ये समय, इस समय इस तरह की परेशानी आती है, ठीक है। इसको फेस करना है बैठ कर, खुद से समझ कर, सामने बैठ कर, ठीक है, सामने बैठ कर किसी भी परेशानियों का हल निकाले, ठीक है। इस चीज़ों को समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं आगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। बात करते हैं जिस समास का बाद का पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या था? पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे जिस समास का बाद का या उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। क्या हो? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तथा दोनों पदों के बीच तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। उसे हम तत्पुरुष समास। देखिए इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ आप समझ सकते हैं कि तत्पुरुष समास कीजिए। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास में क्या है? जिसका उत्तर पद प्रधान हो, तथा दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं राजा का कुमार। इसकी एग्जाम्पल पहला लेते हैं, क्या? राजा का कुमार।
ठीक है, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, अगर कारक चिन्ह लुप्त करना है, कारक चिन्ह मतलब क्या, इसको का कारक क्या करता ने कर्म को करण से, ये वाला कारक चिन्ह समझ में आया। कारक पढ़े होगे आपने पीछे वाले जब व्याकरण पढ़े हुए तो कारक जरूर पढ़ा होगा आपने। इसमें क्या होगा आपका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। कारक चिन्ह जैसे लुप्त होगा क्या हो जाएगा, राजकुमार, क्या हो जाएगा आपका, राजकुमार। आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं धर्म का ग्रंथ। क्या लेते हैं, धर्म का ग्रंथ। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसमें कारक चिन्ह हट जाएगा तो क्या बचेगा, धर्म ग्रंथ। क्या बचेगा आपका, धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो इस चीजों को हमेशा याद रखिए। देखिए किसी भी चीज को ना रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। अगर समझ लिए तो सबसे बेटर है, रटोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्ता को हटा के कर्म, कारण, कारक जितनी है ना, उत्करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास के भेद है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। चलिए देखिए आगे बात करते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। किसके, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। उसके बारे में समझते हैं। पुरुष समास के कितने भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। पहला बात करते हैं कौन समास, कर्म समास, कर्म तत्पुरुष। कौन से समास, जिसके द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, देखिए कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब पढ़ा होगा आपने ना। तो देखिए इसमें कर्म कारक की विभक्ति को लोप से, कर्ता ने कर्म को, याद रखिएगा कर्म को, इधर लिख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा सारी चीजों को, कर्म को। इसमें क्या होगा ना, ये को वाला क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप होने का मतलब क्या होगा, विलुप्त, हट जाएगा। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति क्या हो जाता है, को लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, को लोप हो जाता है। जैसे बात करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, कहाँ पे लिखे, यहीं भी लिखते हैं, जैसे कर्म। ठीक है, कर्म को, जैसे कि इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, क्या है कि अगर बात करते हैं इसकी विग्रह और समस्त पद, इसकी एग्जाम्पल इस तरह से समझते हैं कि थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक विग्रह लिख दिए, ठीक है, और एक लिख दिए क्या, समस्त पद। देखिए इसको विग्रह से ही समस्त पद बना सकते हैं, इसको समस्त पद से विग्रह में नहीं ले जा सकते, क्योंकि समस्त पद से अगर विग्रह में ले जाएंगे ना तो विग्रह का तो जो विभक्ति होगा वो तो लग जाएगा विग्रह में, इसीलिए इसको विग्रह से समस्त पद में ले जाया जाता है। जैसे बात करते हैं कि एग्जाम्पल है गगन को चूमने वाला। क्या, पहला एग्जाम्पल इसका है गगन को चूमने वाला।
ठीक है। इसमें क्या कहा, को विभक्ति लोप हो जाएगा, यानी कि ये वाला हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गगन चुंबी। क्या होता है, गगन को चूमने वाला को क्या कहते हैं, गगन चुंबी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसको क्या कहते हैं, गगन चुंबी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके इसको अच्छे तरह से समझते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हमने ये लिखा कि यश को प्राप्त, क्या, यश को प्राप्त। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, को हट जाएगा, यानी कि को का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यश प्राप्त। क्या बचेगा आपका, यश प्राप्त। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीजों को, यश प्राप्त। ठीक है, अब बात करते हैं कर्म तत्पुरुष, समझ गया, इसमें क्या, को लोप हो जाएगा। अगला है कर्म तत्पुरुष, इसको हम कहते हैं तृतीय तत्पुरुष। क्या कहते हैं उसको, तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसके अगला है करण तत्पुरुष। अब देखिए करण तत्पुरुष किसे कहते हैं, करण तत्पुरुष उसे कहते हैं कि जिसमें, इसमें कर्म की विभक्ति, करण कार्य की विभक्ति से, याद है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, या करण से, इसमें क्या है, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप हो जाता है, से लोप हो जाता है। इसमें करण कारक की विभक्ति से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, से लोप हो जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल इसका लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं, इसमें विग्रह और समस्त पद, इसको इसी तरह समझेंगे। क्या, पहले विग्रह, जब भी कोई भी चीज का लोप करना होगा ना, कोई भी कारक का, तो पहले विग्रह से ही समस्त पद पे जाएंगे, ना कि समस्त पद से विग्रह पे आएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, कि पहला एग्जाम्पल मेरा है कि करुणा से पूर्ण, क्या है, करुणा से पूर्ण। इसका क्या हो जाएगा, करुणापूर्ण। ठीक है, करुणापूर्ण कैसे, इसमें क्या, से लोप हो गया, यानी कि से को हटा देना है, तो बचेगा क्या, करुणापूर्ण। ठीक है, अगला बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल हुआ भय से आकुल, भय से आकुल। इसका क्या बनेगा, से हट जाएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा, भयकुल। क्या हो जाएगा, भय से आकुल। अब आ के जगह पर यहाँ पर आकार लगाना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आ के जगह पर क्या लगाना है, आकार लगाना है, पहले वाले पद में, पूर्व पद में। ठीक है, तो भय कुल, लास्ट का कुल का कुल लिख दो, क्या हो जाएगा, भयकुल। ठीक है,